हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो के अंदर हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस किया था फॉर ए सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस और 3 चार्जेस और फॉर ए सिस्टम ऑफ n चार्जेस वी हैव मेड डेरिवेशंस. अंडरस्टैंड? नाउ इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू एस्टैब्लिश a formula due to presence of a charge or charges in an external field. एक्सटर्नल फील्ड से मतलब है बच्चों कि गिवन रीजन के अंदर जो फील्ड डेवलप होगा वो है जो ऐसे चार्जेस से के कारण होगा जो चार्जेस हम यहाँ शो नहीं कर रहे हैं. हम जो शो कर पा रहे हैं वो है उनके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है उस रीजन के अंदर, या फिर उनके कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे है उस पोटेंशियल को हम शो कर पा रहे हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड को हम शो कर पा रहे हैं. अंडरस्टैंड? और फिर हम किसी चार्ज को है जो उन एक्सटर्नल चार्जेस के कारण या एक्सटर्नल सोर्सेस के कारण जो फील्ड डेवलप हो रहा है उसके अंदर है जो किसी चार्ज को जब हम लेके आएंगे तो चार्ज को लाने में आपको जो मिनिमम वर्क डन करना पड़ता है, यानी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है जो है वो आपको फाइंड करना पड़ता है, उसको हम कैलकुलेट करेंगे. अंडरस्टैंड? तो वी आर शोइंग ए रीजन शोन बाय दिस फ्रेम. जैसे एक हमारे पास एक फ्रेम है x y z. इस फ्रेम के अंदर है जो फ्रेम से इस रीजन को शो किया गया है. इस रीजन के अंदर एक फील्ड प्रेजेंट है, उस फील्ड को हमने शो नहीं किया है. इस फील्ड के जो सोर्स है जिसके कारण ये फील्ड है वो है जो इन्फिनिटी के ऊपर है, वो सोर्सेज या तो इन्फिनिटी के ऊपर. और यहाँ जो दिया हुआ है गिवन वो दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V है ना, एट एनी लोकेशन वेक्टर R. इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया हुआ है ना, उन चार्जेस को यहाँ शो नहीं किया गया जिसके कारण इस रीजन के अंदर एक फील्ड प्रेजेंट है. अंडरस्टैंड? जो चीज़ गिवन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है जो उन एक्सटर्नल सोर्सेस के कारण है जो फील्ड का रीजन या फील्ड जिसके कारण प्रोड्यूस हो रहा है वो एक्सटर्नल सोर्सेस के कारण है. अंडरस्टैंड? अब बच्चों जब आप किसी स्मॉल क्यू चार्ज को लेके आओगे तो हम ये मान लेंगे या तो स्मॉल चार्ज क्यू की वैल्यू जो बहुत स्मॉल है और स्मॉल ये क्यू चार्ज जिसको आप लेके आए उसका मैग्नीट्यूड बहुत स्मॉल होने की वजह से हम ये मान लेंगे कि एक्सटर्नल सोर्सेज जिसके कारण ये फील्ड है ना, उन सोर्सेज के ऊपर कोई इफेक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन है जो एक्ट नहीं करता है, जिससे वो सिस्टम डिस्टर्ब नहीं होता है और आपको वो फील्ड जो यहाँ प्रेजेंट है वो मेंटेन रहता है ना. यानी स्मॉल क्यू चार्ज जिसको आप लेके आए हो इट हैज़ वेरी स्मॉल इन मैग्नीट्यूड, दैट्स वाई इट डजेंट अफेक्ट द सोर्सेज ऑफ द एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ दिस गिवन फील्ड इन दिस रीजन. अंडरस्टैंड? और अगर आपका जो चार्ज क्यू स्मॉल चार्ज नहीं है, अगर लार्ज मैग्नीट्यूड रखता है तो हम या तो ये मानेंगे कि एक्सटर्नल चार्जेस जो इन्फिनिटी पे पड़े हुए हैं है ना, उनको किन्हीं अनस्पेसिफाइड फोर्सेस ने होल्ड करके रख रखा है ताकि आपका गिवन चार्ज उनको डिस्प्लेस नहीं करे और आपके गिवन रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है जो चेंज नहीं हो या टाइम के साथ फिक्स बने रहे. अंडरस्टैंड? मतलब आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के जो सोर्सेस हैं है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि इस फ्रेम से शो किया, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्पेस है वो इस फ्रेम से शो किया गया है, यहाँ एक फील्ड प्रेजेंट है, वो फील्ड है जो आपका जो चार्ज लेके आओगे उससे डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए. अंडरस्टैंड? तो बच्चों हमने गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है E और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया हुआ है V वेक्टर R. अंडरस्टैंड? तो लेट है जो ये पॉइंट है A जिसका पोजीशन वेक्टर है वेक्टर R. अंडरस्टैंड? और इस पॉइंट के ऊपर बच्चों पोटेंशियल दिया हुआ है V वेक्टर R1. इट इज गिवन. अंडरस्टैंड? और यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी इन्फिनिटी यानी इस फील्ड का इफेक्ट है जो
इस पॉइंट पे नेग्लिजिबल हो जाता है तो इट मीन्स आर इक्वस टू, या इस पॉइंट पे जो नेग्लिजिबल हो जाता है तो इट इज़ द आर इक्वस टू इन्फिनिटी, है ना। इस यहाँ जो एक्सटर्नल सोर्सेज की वजह से, उन सोर्सेज को हमने नहीं दिखाया है, तो उन सोर्सेज की वजह से यहाँ जो फील्ड है और इस फील्ड का इफेक्ट है जो इस पॉइंट के ऊपर नेग्लिजिबल है, दैट्स वाई इट इज़ द इन्फिनिटी फॉर द गिवन एक्सटर्नल फील्ड। अंडरस्टैंड। अब हमको पता बच्चों का, अगर हमें जो किसी क्यू चार्ज को है जो इस पॉइंट तक लाएंगे, है ना, तो उसको लाने में आपको जो स्मॉलेस्ट वर्क करना पड़ता है दैट इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इट मीन्स द गिवन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ द स्मॉलेस्ट वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज +1 कूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट। इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में, +1 कूलम को लाने में जो आपको मिनिमम वर्क डन करना पड़ता है विदाउट एक्सीलरेशन लाने में, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो किसी क्यू चार्ज को लाने में जो आपको जो वर्क करना पड़ेगा दैट विल बी potential energy of the given charge in this field due to external sources or external field. Understand? तो देखना, we know that electric potential at any point is equals to work done in bringing +1 coulomb from infinity to any point in electric field against field intensity, without एक्सीलेशन। विदाउट एक्सीलेशन का मतलब होता है बच्चों, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है जो जितना फोर्स लगा रहा है उतना का उतना ही फोर्स हम है जो हर पॉइंट के ऊपर अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट उतना का उतना ही मैग्नीट्यूड का फोर्स हम अप्लाई करते हैं, और उसके बाद उसको इन्फिनिटी से शिफ्ट करते हैं हम। किसी भी पाथ के थ्रू आप शिफ्ट करो किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक, तो इसका मतलब आप जो वर्क करते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो वर्क करता है उसके इक्वल एंड अपोजिट वर्क आप करते हैं, और दैट इज़ द स्मॉलेस्ट वर्क डन। अंडरस्टैंड। विदाउट एनी इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, उस प्रोसेस के अंदर हम काइनेटिक एनर्जी में किसी टाइप का कोई इंक्रीमेंट नहीं करते हैं, तो हम जो वर्क करते हैं वो स्मॉलेस्ट वर्क डन होता है। हम चाहे तो बच्चों उसको ज़्यादा स्पीड से भी ला सकते हैं, पर ज़्यादा स्पीड से लाने की तो कोई लिमिट है ही नहीं, है ना। हम तो बहुत ज़्यादा स्पीड से भी ला सकते हैं। तो ध्यान रखना, इस चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल एनर्जी की कॉन्सेप्ट के अंदर हम किसी भी चार्ज को लाते हैं इन्फिनिटी से, तो हम जो उसको किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में स्मॉलेस्ट वर्क डन का मतलब होता है कि जितना फोर्स किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है उतना को उतना ही फोर्स हम अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटर्नल एजेंसी बन के हम लगाते हैं, और फिर उसकी स्मॉल धीरे धीरे हम शिफ्टिंग करते हैं। शिफ्टिंग चाहे आप धीमे करें या स्पीड से करें, स्पीडी शिफ्टिंग करें या स्लो शिफ्टिंग करें, है ना। आपको एक ही बात ध्यान रखना है कि उसका मूवमेंट जो है इन्फिनिटी से उस पर्टिकुलर पॉइंट तक विदाउट एक्सीलेशन होना चाहिए। इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी जो इन्फिनिटी पे थी वही काइनेटिक एनर्जी उस पर्टिकुलर पॉइंट तक आने तक होनी चाहिए। अंडरस्टैंड। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट फील्ड इंटेंसिटी विदाउट एक्सीलेशन, है ना। सो हाँ, इन ब्रिंगिंग स्मॉल क्यू चार्ज at A, work done by external agency, W equals to Q V vector R1. Understand? This is stored as potential energy of the given charge small q.
है ना। तो बच्चों ये मैटर आपको समझ में आया होगा कि एक बार और मैं शॉर्ट में रिवाइज कर देता हूँ कि ये एक फ्रेम है, ये फ्रेम एक ऐसे रीजन को शो कर रही है जिस रीजन के अंदर एक एक्सटर्नल फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। एक्सटर्नल फील्ड का मीनिंग ये हुआ कि उस फील्ड के जो सोर्स हैं उनको हमने यहाँ शो नहीं किए गए हैं, अंडरस्टैंड। फिर हम किसी क्यू चार्ज को जब किसी फील्ड, उस फील्ड के अंदर जब हम लेके आएंगे तो उस फील्ड के अगेंस्ट इन्फिनिटी से लाना है हमको, फील्ड के अगेंस्ट हमको कुछ वर्क करना पड़ेगा। लेकिन एक बात हमको ध्यान रखनी है कि आप जिस चार्ज को लेके आते हैं या तो वो स्मॉल मैग्नीट्यूड का चार्ज है, अंडरस्टैंड। स्मॉल मैग्नीट्यूड का चार्ज होने से क्या होता है कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पर्टिकुलर पॉइंट में जब उसको सेट करेंगे तो उसके स्मॉल मैग्नीट्यूड के कारण जो एक्सटर्नल चार्ज के सोर्सेस हैं वो उनकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, और उनकी पोजीशन चेंज नहीं होने से उस रीजन के अंदर है जो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर न तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा न इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंज होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो दिए हुए हैं, है ना, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे वो फिक्स हैं। अगर आपका क्यू चार्ज लार्ज मैग्नीट्यूड का हुआ तो द फील्ड, द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द चार्जेस विच प्रोड्यूस ए फाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन मे चेंज, अंडरस्टैंड। और हमको ऐसा नहीं करना है बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए गिवन चार्ज इन द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय एक्सटर्नल सोर्सेस, दैट इज द एक्सटर्नल फील्ड, अंडरस्टैंड। तो दिस वर्क is the minimum work done in bringing a small q charge from infinity to that point, understand। अगर आप q का मैग्नीट्यूड अगर लार्ज भी रखते हैं स्मॉल q चार्ज का, तो अपन ये मान लेंगे कि वो जो इन्फिनिटी के ऊपर जो चार्जेस पड़े हुए हैं दे आर हेल्ड फिक्स्ड बाय सम अनस्पेसिफाइड फोर्सेज। उन चार्जेस को जैसे किसी ने जो होल्ड करके रखा हुआ है, ऐसे फोर्सेज ने होल्ड करके रखा हुआ है जिनको अपन यहाँ मेंशन नहीं कर रहे हैं, जिससे उनकी पोजीशन चेंज नहीं हो पाएगी, अंडरस्टैंड। या फिर हम ये मान लेंगे कि जो वो सोर्सेज इतने स्ट्रॉन्ग है कि उन स्ट्रॉन्ग और वो इन्फिनिटी पे है वो सोर्सेज, और इन्फिनिटी पे स्ट्रॉन्ग सोर्सेज भी है, इन्फिनिटी पे भी है, और उनके कारण इस रीजन के अंदर एक फाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रहा है ना, अंडरस्टैंड। लेकिन आपका क्यू चार्ज जो है ना, उसका इतना ज़्यादा मैग्नीट्यूड नहीं है क्योंकि कि वो इन्फिनिटी के ऊपर जो चार्जेस हैं उनको डिस्टर्ब कर सके, अंडरस्टैंड। तो दैट्स वाई द गिवन थिंग इज द इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अंडरस्टैंड। नाउ पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। अब है जो हम पोटेंशियल एनर्जी एक्सटर्नल फील्ड के अंदर टू चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस करने जा रहे हैं, अंडरस्टैंड। पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, अंडरस्टैंड। तो बच्चों ये आपकी फ्रेम है, एक्स वाई जेड एक्सिस ये दिए गए हैं जिनको मैं शो कर रहा हूँ, अंडरस्टैंड। अब बच्चों एक एक्सटर्नल फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है ना, और गिवन थिंग इज द इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो है जो गिवन है यहाँ कि किस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो लेट एक पॉइंट ले रहा हूँ मैं ए, इसका पोजीशन वेक्टर जो है वो है वेक्टर r1, ठीक है ना। और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो दिया हुआ है गिवन, इट इज गिवन v वेक्टर r1 गिवन। इसी टाइप से ये b पॉइंट है, इस b पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो है वो वेक्टर r2 है, और इस जगह जो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो गिवन है और डिफाइंड है, दैट इज v r वेक्टर r2 इज द पोजीशन वेक्टर गिवन, अंडरस्टैंड। और इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस जो है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस ये r है, और ये जो हम क्या करेंगे कि जैसे इस रीजन से ये फार ऑफ पॉइंट है, फार ऑफ पॉइंट जहाँ है जो
इस रीजन का, यहाँ जो फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है जिसके कारण ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स है, उसका इफेक्ट है जो लेट इस पॉइंट के ऊपर है जो नेग्लिजिबल है, तो इट इज़ द इन्फिनिटी पॉइंट। अंडरस्टैंड। अब आप क्या करते हैं कि किसी Q1 चार्ज को यहाँ से लेके आते हैं और इस पॉइंट पे सेट करेंगे। तो लेट है जो Q1 चार्ज को लाए, आप किसी भी पाथ से लाएं और इस पॉइंट पे सेट करेंगे। तो इस पॉइंट पे सेट करेंगे तो आपको जो वर्क करना पड़ेगा, वर्क डन, जो स्मॉलेस्ट वर्क डन है ना, अगेंस्ट फील्ड इंटेंसिटी, smallest work done against the field intensity, that is W1, और विदाउट एक्सीलरेशन है। ये अंडरस्टूड है बच्चों को, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज को लाना है इन्फिनिटी से तो विदाउट एक्सीलरेशन लाना है। अंडरस्टैंड। यानी वी आर इंटरेस्टेड इन स्मॉलेस्ट वर्क डन विच हैज़ टू बी डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी। W1 इक्वल्स टू Q1 V वेक्टर R1 है ना। हाँ, वर्क डन अगेंस्ट फील्ड इंटेंसिटी। फील्ड है जो कौन सा बच्चों, एक्सटर्नल फील्ड इंटेंसिटी। अंडरस्टैंड। अब आप Q1 को यहाँ सेट कर चुके हो। अंडरस्टैंड। Q1 जैसे यहाँ एक मोमेंट के लिए आप यहाँ मान लें। अब आप है जो क्या करो कि Q2 चार्ज को है जो इस पॉइंट तक लाओ। अंडरस्टैंड। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 चार्ज from infinity to B against external field intensity, external field intensity। एक्सटर्नल फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ जो एक्सटर्नल फील्ड है प्रेजेंट है, जिसको अभी मैंने इस जगह शो नहीं किया हुआ है, बट इट इज़ वेल डिफाइंड कि हियर फील्ड इज प्रेजेंट और ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ऑल्सो हियर एंड दीज आर द गिवन क्वांटिटीज। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो दिया हुआ है, ठीक है। हमने जो फील्ड लाइन का पैटर्न हमने यहाँ शो नहीं किया है क्योंकि इट मे बी ऑफ एनी शेप, है ना, वो किसी भी शेप का हो सकता है। अंडरस्टैंड। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू B अगेंस्ट एक्सटर्नल फील्ड इंटेंसिटी, है ना, ये भी मिनिमम वर्क ही होगा और इट विल बी W2 इक्वल्स टू Q2 V R2, क्योंकि इस पॉइंट का पोटेंशियल है जो V वेक्टर R2। अंडरस्टैंड। अब बच्चों इसके अंदर है जो ये दो स्टेप्स तो हमने कंप्लीट कर ली। अब हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि एक बार जब Q1 चार्ज ए पॉइंट पर सेट हो चुका है तो इसका भी एक फील्ड डेवलप हुई है। अंडरस्टैंड। तो आप जब Q2 चार्ज को लेके आओगे तो वहाँ दो टाइप के फील्ड प्रेजेंट है। एक तो एक्सटर्नल फील्ड जिसके सोर्सेज है जो यहाँ शो नहीं किए गए हैं, है ना, और वो इन्फिनिटी के ऊपर हैं। अंडरस्टैंड। तो वो एक्सटर्नल स्ट्रॉन्ग सोर्सेज हैं। अंडरस्टैंड। वो इन्फिनिटी के ऊपर है तो उनको आपने शो नहीं कर रखा, तो एक तो उनका फील्ड है, उनके फील्ड के अगेंस्ट आपको Q2 को लाने में वर्क जो करना पड़ा वो तो W2 हो गया। अब बच्चों एक बार Q1 जब सेट हो गया तो Q1 का भी तो एक फील्ड है, तो Q1 के फील्ड के अगेंस्ट भी आपको इन्फिनिटी से लाने में वर्क करना पड़ेगा, है ना। और वो हमको पता है बच्चों, वो वर्क डन जो होता है वो दो चार्जेस के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी का जो पेयर बनता है उसके इक्विवेलेंट होता है। उसको हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो के अंदर। अंडरस्टैंड। हाँ, नाउ वर्क डन, नाउ सॉरी now work done in bringing Q2 charge, work done in bringing Q2 charge from infinity to point B
against infinity to point B against field intensity, against field intensity of charge Q1. अंडरस्टैंड? तो बच्चों इस कंडीशन में वर्क डन हो जाएगा W3. अंडरस्टैंड? वो हो जाएगा बच्चों इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल और इस चार्ज का मैग्नीट्यूड, तो यहाँ आप इन्होंने Q2 चार्ज को सेट किया है. अंडरस्टैंड? तो यहाँ हो जाएगा Q2 इंटू VB और VB जो है ये पोटेंशियल है इस चार्ज के कारण, Q1 चार्ज के कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल. तो VB ये हो जाएगा आपके Q1 और इस डिस्टेंस को बच्चों मैं R12 ले लेता हूँ. इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2. तो इट इज़ द R12. सो द एक्सप्रेशन बिकम्स W3 इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R12. सो टोटल वर्क डन इन असेंबलिंग द सिस्टम, है ना, इन ब्रिंगिंग दैम फ्रॉम इनफाइनाइट टू दीज लोकेशंस A B, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड. अंडरस्टैंड? दैट इज W1 प्लस W2 प्लस W3. तो W1 तो बच्चों हमको पता है कि ये हो जाएगा Q1 V वेक्टर R1, वेयर V वेक्टर R1 इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट A and it is the work done in bringing Q2 from infinite to point B against the external field intensity, and Q3 is K Q1 Q2 upon R12. It is the work done in bringing Q2 charge against the field intensity of Q1. It is the total work done, hence it is the potential energy in assembling the given system. इस सिस्टम को असेंबल करने में आपको जो वर्क करना पड़ा है उस वर्क के मैग्नीट्यूड को ये देती है. अब बच्चों ये जो हम इस एक्सटर्नल फील्ड के अंदर एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी हम सॉल्व कर सकते हैं. अंडरस्टैंड? जैसे फॉर एग्जांपल एक ट्राइंगल दिया हुआ है, एक ट्राइंगल अभी जो हमने पढ़ा उसका एक रिवीजन हो जाएगा एक इजी क्वेश्चन के थ्रू. गिवन है ट्राइंगल क्वेश्चन. इस ट्राइंगल की साइड्स जो है मैं ले लेता हूं बच्चों 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर. इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लेता हूं या 1 कूलम का चार्ज रख देता हूं A पॉइंट पे, यहाँ B पॉइंट पे 2 कूलम का चार्ज रख देता हूँ मैं, और इस C पॉइंट के ऊपर मैं 3 कूलम का चार्ज रख देता हूँ, 3 कूलम एट C पॉइंट. अंडरस्टैंड? अब सबसे पहला जो आपको फाइंड करना है कि फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. अंडरस्टैंड? तो बच्चों ये तो जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी, इसका मतलब आपने इस सिस्टम को असेंबल करने में जो मिनिमम वर्क आपने किया है विदाउट एक्सीलरेशन, इनको इन पोजीशंस पे सेट करने पे 1 कूलम 2 कूलम और 3 कूलम को A B और C लोकेशंस पे सेट करने में जो वर्क किया है वो आपको कैलकुलेट करना है. तो इट इज़ U इक्वल्स टू UAB, यानी A और B पे जो चार्जेस पड़े हुए हैं उनके कारण पोटेंशियल एनर्जी का पेयर जो बनेगा वो ये बनेगा, उनके कारण पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन बनेगा वो ये बनेगा. इसके बाद है जो UAC, A और C के ऊपर जो चार्जेस बने हुए उनके कारण पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन बनेगा वो ये बनेगा, और B और C के ऊपर जो चार्जेस पड़े हुए उनके कारण पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन बनेगा वो ये बनेगा. अंडरस्टैंड? अब आप इसको कैलकुलेशन में ले सकते हैं. K 9 इंटू 10 की पावर 9. इसके बाद Q1 इज 1 कूलम, Q2 इज 2 कूलम और डिस्टेंस इज 1 मीटर. अंडरस्टैंड? इसके बाद UAC, तो 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 1 इंटू 3, इट इज़ अगेन 1. इसके बाद बच्चों है जो प्लस लगा के इन दोनों के कारण UBC, यानी B पॉइंट और C पॉइंट के ऊपर जो चार्ज पड़े हुए हैं 2 कूलम और 3 कूलम, उनके कारण भी आपको पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है.
तो दैट इज़ 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 2 इंटू 3 और अगेन r इज़ 1। अंडरस्टैंड? तो बच्चों ये हो जाएगा आपके लिए 9 इंटू 10 की पावर 9, इसको कॉमन ले लिया मैंने, इट इज़ 2 + 3 + 6 11। 99 इंटू 10 की पावर 9 या 9.9 इंटू 10 की पावर 10 जूल। इट इज़ अ वर्क डन in assembling the system, in bringing them from infinity to these locations A, B and C against the field intensity without acceleration. Understand? अब इसी के अंदर है जो बच्चों, अगर कोई ये पूछ ले क्वेश्चन नंबर 2, हाँ, कि अगर इन चार्जेस को है जो आप है जो आगे की ओर है जो खिसका दें, जैसे इस चार्ज को आप यहाँ ले आए B डैश पे और इस चार्ज को आप यहाँ ले आए C डैश पे और इस चार्ज को आप यहाँ ले आए A डैश पे, सच दैट डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ नाउ, यानी ये जो ये चार्जेस A डैश B डैश C डैश पे लाए गए हैं एक्सटर्नल एजेंसी ने। अंडरस्टैंड? और ये डिस्टेंस बच्चों अब रह गया 0.5 मीटर। लेट ये 0.5 मीटर, ये 0.5 मीटर, मतलब इनकी पोजीशंस को चेंज कर दिया आपने। बी को बी डैश पे ले आए, कौन लाए? आप, एक्सटर्नल एजेंसी। सी, ये 3 कूलाम को आप सी डैश पे ले आए और ए कूलाम को यहाँ लाए। कैसे लाए ये सब ध्यान रखना, इन सब प्रोसेस के अंदर विदाउट एक्सीलरेशन लाना है, यानी आपको स्मॉलेस्ट वर्क डन है जो इन चार्जेस को इन लोकेशंस पे सेट करने में लगाना है। तो व्हाट इज़ द एक्स्ट्रा वर्क? फाइंड extra work done to bring them at A डैश B डैश C डैश, यानी आपको अगेन है जो मिनिमम वर्क डन है जो कैलकुलेट करना है टू ब्रिंग दैम एट A डैश B डैश एंड C डैश। अंडरस्टैंड? हाँ, अब बच्चों आपको मिनिमम वर्क डन, तो देखो बच्चों, अगर मैं जो वापस इनकी पोटेंशियल एनर्जी का फाइंड कर लूँ, मतलब A डैश B डैश और C डैश लोकेशन पे जब ये चार्जेस आ चुके हैं, तो फिर मैं अगेन है जो इस सिस्टम की 3 चार्जेस के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लूँ, तो बच्चों वो वर्क डन होगा डायरेक्टली इन्फिनिटी टू ब्रिंग दैम, वर्क डन to bring them from infinity to directly at point A dash B dash C dash। अंडरस्टैंड? और फिर मैं क्या करूँगा बच्चों, मेरे चार्जेस यहाँ थे तो मुझे वर्क डन करना पड़ा लेट U1, जो कि मैं पहले कैलकुलेट कर चुका हूँ, ये आया था। और फिर अगर मैं इन्फिनिटी से डायरेक्ट अगर इस पॉइंट पर सेट करूँ तो मैं अगेन U2 फाइंड कर लूँ। अंडरस्टैंड? फिर मैं क्या करूँ बच्चों कि U1 प्लस वर्क डन W इक्वल्स टू U2। अंडरस्टैंड? तो नाउ potential energy, now potential energy of system है ना, कब? जबकि चार्जेस A, B और C लोकेशंस के ऊपर है। अंडरस्टैंड? तो ये हो जाएगा बच्चों U, है ना, U डैश, ये आप है जो अगर इसको U1 ले लेते हैं तो इट इज़ द U2। अंडरस्टैंड? तो ये हो जाएगा बच्चों K, जो कि 9 इंटू 10 की पावर 9। इसके बाद Q1 इट इज़ द 1 कूलाम, ये 1 कूलाम है बच्चों, ये 2 कूलाम है और ये 3 कूलाम है। तो Q1 दैट इज़ 1 कूलाम इंटू Q2 दैट इज़ 2 कूलाम। डिस्टेंस इज़ 0.5 मीटर, तो Q1 Q2 बाई R। इसके बाद इसके कारण है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 1 इंटू 3 और डिस्टेंस इज़ 0.5। इसके बाद B डैश और C डैश के ऊपर जो चार्जेस पड़े हुए हैं उनके कारण पोटेंशियल एनर्जी 9 इंटू 10 की पावर 9
इंटू 2 इंटू 3, अंडरस्टैंड, और डिवाइडेड बाय 0.5। अब बच्चों है जो एक तरीके से मैं 1/0.5 को कॉमन ले लूँ तो 1/0.5 ये हो गया U2, और ये वाला जो एक्सप्रेशन है बच्चों ये तो है जो इसके इक्विवेलेंट है 9.9 इंटू 10 की पावर 10 जूल के इक्विवेलेंट है। क्यों? क्योंकि 1/0.5 को अगर आप है जो कॉमन ले लेते हैं तो जो बचता है 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू ये 2 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9 बचता है, ये जो 3 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9 बचता है, ये जो 6 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9 बचता है, जो कि ये बन जाता है बच्चों, है ना, 99 इंटू 10 की पावर 9 ये बन जाता है बच्चों, अंडरस्टैंड, और डिवाइडेड बाय 0.5, अंडरस्टैंड। तो ये बन जाएगा बच्चों 90, ये 0.2 को 2 ले लेता हूँ मैं, तो 2 इंटू 9.9 इंटू 10 की पावर 10 जूल, 19.8 इंटू 10 की पावर 10 जूल। इट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी इन दिस कॉन्फ़िगरेशन। जब आपके चार्जेस के बीच का सेपरेशन 0.5 मीटर हो, हर दो चार्जेस के बीच में 0.5 मीटर का सेपरेशन हो, तब पोटेंशियल एनर्जी बनती ये, अंडरस्टैंड। अब बच्चों देखना कि वी नो दैट कि जब आप इन्फिनिटी से इन लोकेशंस पे लाते थे तो आपको वर्क करना पड़ता था ये वाला वर्क U1 9.9 इंटू 10 की पावर जूल। इसके बाद इन्फिनिटी से डायरेक्ट A डैश B डैश और C डैश लोकेशन पे लाते थे तो आपको वर्क जो करना पड़ता था वो करना पड़ता था U2। तो अब अगर आप है जो डायरेक्ट A B C से A डैश B डैश C डैश तक लाना हो आपको तो वर्क करना पड़ेगा U1 प्लस W इक्वस टू U2, अंडरस्टैंड। तो अगर डायरेक्ट आप है जो यहाँ से यहाँ शिफ्टिंग करते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो W इक्वस टू हो जाएगा बच्चों U2 माइनस U1। अब U2 इज़ 19.8 इंटू 10 की पावर 10 माइनस 9.9 इंटू 10 की पावर 10। तो बच्चों क्लियरली है जो आंसर इज 9.9 इंटू 10 की पावर 10 जूल। अगेन वर्क डन इज मिनिमम वर्क डन, यानी विदाउट एक्सीलरेशन शिफ्टिंग करनी है आपको, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो आपको जो वर्क करना पड़ेगा दैट इज अगेन 9.9 इंटू 10 की पावर 10 जूल, अंडरस्टैंड। बच्चों मेरी बात समझ में आई आपको, है ना। ये आंसर आप है जो इस टाइप से भी ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा बच्चों U1 प्लस W इक्वस टू U2 या W इक्वस टू U2 माइनस U1 90, ये आप एक दूसरे तरीके से भी इसको कर सकते हो। देखो बच्चों वी नो दैट एक्सटर्नल एजेंसी को, है ना, पॉइंट A से B तक ले जाने में जो वर्क करना पड़ता है किसी चार्ज को ले जाने में, वो होता है बच्चों Q VB माइनस VA, अंडरस्टैंड। तो ये हो जाएगा QVB माइनस QVA। अब QVB तो हो जाता है बच्चों UB और ये हो जाता है बच्चों UA, तो ये W एक्सटर्नल, अंडरस्टैंड। अब बच्चों अगर मैं UA को इधर शिफ्ट कर देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल आप इधर देख लीजिए, अगर UA को मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा UA प्लस W एक्सटर्नल इट इज़ UB। तो इसका मतलब UA कब, जब है जो उनकी पोजीशन A B और C पे थी तब पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की। इसके बाद W एक्सटर्नल आपने जो वर्क किया, अंडरस्टैंड, और इसके बाद ये जो UB कब, जब उनके बीच का सेपरेशन है जो 0.5 मीटर हो गया, 1 मीटर से 0.5 मीटर, यानी वो A की जगह A डैश पे आ गया, B की जगह B डैश पे आ गया, C की जगह C डैश पे आ गया, तब इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या बन गई UB, अंडरस्टैंड। तो W एक्सटर्नल ये आपको वर्क करना पड़ेगा कब, UA ये पहले ये जो आप वर्क कर चुके हो ये एक्स्ट्रा वर्क और करना पड़ा, और तब है जो ये टोटल वर्क डन है जो इट इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन देयर न्यू कॉन्फ़िगरेशन विच इज एट A डैश B डैश C डैश। दैट्स ऑल, थैंक्स।